कि आज हम एग्ज़ाम पेपर जो है सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2022 उसको हल करेंगे। यानी आईएएस 2022 जो 5 जून 2022 को संपन्न हुआ है दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, आज हम उसको हल करेंगे दोस्तों। और मेरे पास है उसकी ए सीरीज। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप अपने क्वेश्चन मिला लेना कि कितने ठीक हुए हैं और किस तरह का पेपर आया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र यानी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो दोस्तों ये उधार देने का जो काम ज़्यादातर करता है, ये करता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पहले का आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी दोस्तों नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा है दोस्तों, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तो दूसरा गलत हो गया दोस्तों, दूसरा कथन गलत है क्योंकि ये व्यापार में वृद्धि को नहीं बल्कि करेंसी में सुधार को दर्शाता है। तो दोस्तों अगर हम दूसरे को हटा दें तो तो ये हमारे पास बचेगा दोस्तों आंसर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI यानी संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में यदि मनी इन्फ्लेशन हो जाता है तो प्रतिभूतियां खरीदी नहीं जाती बल्कि प्रतिभूतियां बेचकर मनी एकत्रित की जाती है। तो पहला गलत हो गया दोस्तों। और यदि पहला गलत है तो दोस्तों इसमें से अगर हम छांटे तो पहला गलत निकाल के तो आंसर हमारे पास बचेगा दोस्तों बी यानी 2 और 3। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो दोनों ठीक है दोस्तों, क्योंकि G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है वो ऋण देने की व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के क्या लाभ हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला कथन है सरकार IBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। IIB निवेशकों की मुद्रास्फीति के बारे में निश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और नंबर 3, IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। देखिए दोस्तों तीसरा इसमें बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि ये कर योग्य होते हैं, टैक्सेबल होते हैं और टैक्स देना ही पड़ता है। तो यदि इसमें से हम 3 को निकाल दें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और हमारा यही सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई-वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो ई-वाणिज्य जो फर्म होती है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये ई-वाणिज्य फर्म होते हैं जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। तो ये हमारे ई-वाणिज्य फर्म होती हैं दोस्तों जो ऑनलाइन लेन देन करती हैं। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों रियल सेक्टर जो होते हैं उनका काम होता है उत्पादन करना, निर्माण करना या किसी निर्माण किए हुए को किसी दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करना। इसका दोस्तों किसी बैंक या किसी व्यापारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा तीसरा गलत और चौथा गलत।
तो तीसरा और चौथा हटा दे तो दोस्तों हमारा आंसर बचेगा 1 और 2। किसान का अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिल का कच्चे कपास को कपड़े में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये फॉरेन कंपनी के बारे में दिया गया है। तो फॉरेन कंपनी का अगर इसमें हम लें तो हमारा फॉरेन कंपनी में हमारा बी और डी में से एक सही होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें बी और डी में कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा कर सकती है। डी देखते हैं दोस्तों, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो इसका जो 100% आंसर आ रहा है दोस्तों वो डी आ रहा है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। नंबर 2, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कोई कंपनी लगाते हैं और उसमें किसी मशीन को हम ऐड करते हैं तो वो पूंजीगत व्यय हो जाता है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। लेकिन जो ऋण वित्तीयन है उसे पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। डेब्ट जो होता है दोस्तों, डेब्ट फाइनेंस, उसको पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता। तो इसमें केवल और केवल एक आंसर सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो हम घरेलू बचत करते हैं उसका एक जो भाग है वो सरकार जो है उसे डेब्ट के रूप में प्रयोग करती है, यूज करती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियों आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। ये दूसरा इसका गलत है दोस्तों, इसका प्रतिभूतियों का एक बड़ा घटक ये नहीं होता। तो इसमें केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, HN सान्याल की रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी आपने, ये राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। दूसरा है दोस्तों, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ये भी ठीक है दोस्तों। तीसरा, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में सिविल अवमानना और क्रिमिनल अवमानना के बारे में कहीं भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो इसका तीसरा गलत है दोस्तों। तो अगर तीसरा निकाल दिया जाए तो दोस्तों सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बचा 1, 2 और 4 देखते हैं दोस्तों। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, न्यायालय की अगर अवमानना होगी तो उसके लिए भी कानून बनाने का संविधान में जिक्र है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों, विधिक परिषदों यानी बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। देखिए दोस्तों, बार काउंसिलों को महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में कोई शक्ति अधिकृत करने की नहीं है।
तो दूसरा बिल्कुल गलत है दोस्तों, हमारा पहला सही है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 13, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है? नहीं दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती, तो दोस्तों पहला गलत है। और अगर हम पहला निकाल दें तो हमारा आंसर अपने आप मिल जाएगा, केवल 2 और 3, यानी हमारा आंसर बी निकल कर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख है और ये इसमें वर्गीकृत करने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, तो दोस्तों पहला तो गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, आंसर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं? अनन्य का मतलब होता है दोस्तों कि केवल उसी में ही, यानी केवल लोकसभा में ही हो, राज्यसभा में ना हो। तो देखते हैं दोस्तों, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। ये आपात की घोषणा का दोस्तों दोनों राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है, तो पहला तो दोस्तों है नहीं। तो दूसरा, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये केवल लोकसभा में ही है दोस्तों, केवल लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है दोस्तों, तो 2 तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग 2/3 बहुमत से चलता है और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही है, तो इसका केवल और केवल आंसर होगा बी, यानी केवल 2। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल 10वीं अनुसूची दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये इन्होंने उल्टा दे दिया दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक दल में उसे 6 महीने के अंदर शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है, ये बिल्कुल ठीक है, पीठासीन अधिकारी वाला, तो इसमें केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। इसके अलावा भी दोस्तों कैग भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। देखिए दोस्तों, जब नई सरकार का गठन होगा तो पुराना महान्यायवादी तो त्याग पत्र देगा ही देगा, क्योंकि नई सरकार आएगी तो नया महान्यायवादी होगा, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो दोस्तों ये दोनों ही गलत हैं, इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिट यानी अनुच्छेद 32। तो देखिए दोस्तों, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट संगठन के विरुद्ध बिल्कुल।
दूसरा, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमानेंट मेंटेनेंस नहीं होगा। ये सरकारी के खिलाफ नहीं होता दोस्तों, तो दूसरा तो गलत हो गया, सरकारी कंपनी को नहीं होता। तो अगर हम 2 निकाल दें दोस्तों तो हमारा आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है दोस्तों, यानी कि इसका जो है एक डाटा इकट्ठा करना इसका उद्देश्य होता है। तो डाटा इकट्ठा करने का जो मकसद है उसके बारे में ये 3 कथन है। तो देखते हैं। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही, चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्यापत्ति है। अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो हमारे तीनों कथन सही हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष का निर्वाचन उसी तारीख को होगा जिसे अध्यक्ष नियत करेगा। दूसरा, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ये दूसरा दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि उपाध्यक्ष का जो चयन होता है दोस्तों, निर्वाचन होता है, वो विपक्षी दल से होता है, ना कि शासक दल से। तो ये दूसरा गलत हो गया। तो अगर हम दूसरा निकाल दे दोस्तों तो हमारा बी हट जाएगा और डी हट जाएगा। एक हमारा पहले सही है ही, तो हमारा इसमें तीसरा और हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। तो दोस्तों ये तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि मीथेन गैस किस में पाई जाती है। देखो, तो पशुओं की जुगाली से, धान के खेत से, कोयले की खान से। तो इसमें धान आ रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट बी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है। क्लेदन का मतलब दोस्तों सिंचाई करना यानी पानी देने से होता है, और शुष्कन का यानी उसे सुखा देने से होता है। तो इसका क्या परिणाम होगा ये पूछते हैं। बीज की कम आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। मीथेन का कम उत्पादन होगा, ये भी सही है। और बिजली की कम खपत होगी, ये भी ठीक है। तो इसके तीनों ठीक हो गए दोस्तों। नेक्स्ट है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा अफ्रीका का मैप हो गया दोस्तों, और इसका जो पश्चिमी भाग है यानी पश्चिमी अफ्रीका है ये वाला, तो इसमें है देखो दोस्तों लेक फागुबिन, ये सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो दोस्तों ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर है दोस्तों ये पेन्ना नदी से निर्मित हुई है गंडीकोटा घाटी। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ये कुछ जोड़े दे रखे हैं दोस्तों, तो इन्हें बताना है कौन से सही है। तो दोस्तों नामचा बरवा जो है वो गढ़वाल हिमालय में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहला गलत दोस्तों। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, ये ठीक है दोस्तों, उत्तरांचल में है। और नकोरेक ये सिक्किम हिमालय में नहीं दोस्तों, ये मेघालय में है। तो हमारा जो जोड़ा है वो दोस्तों केवल 2 ही मेल कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट दोस्तों, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट
मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो दोस्तों समाचारों में जो अक्सर लिवेंट यानी द लिवेंट आता है वो पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है, टर्की वगैरह जिसमें आते हैं दोस्तों, तो ये वहाँ का क्षेत्र है दोस्तों, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट का। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यानी उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? तो देखिए दोस्तों, अजरबैजान को छोड़ दिया जाए तो अजरबैजान क्योंकि दूर है, अफगानिस्तान से काफ़ी दूर है, तो अगर हम एक को निकाल दें इसमें से तो दोस्तों हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा एक। गलत, इसमें भी एक है, इसे भी हटा दो और इसमें भी एक है, तो हमारा आंसर दोस्तों सी निकल कर आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, मोनोजाइट में थोरियम होता है। बिल्कुल ठीक है, सबको पता है, ये केरल में पाया जाता है, कई बार पढ़ा हुआ है दोस्तों, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में मोनोजाइट और थोरियम का वर्णन मिलता है। तो तीसरा है, भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा गलत हो गया क्योंकि वो समस्त तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं मिलता, ये कोरोमंडल में नहीं मिलता दोस्तों, तो तीसरा गलत हो गया हमारा दोस्तों। तो तीसरा अगर निकाल दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, तीसरा हटा दिया जाए तो हमारा आंसर बी निकल कर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी ने बार बार पढ़ा होगा और पता भी है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून यानी कि जून का दूसरा पखवाड़ा, पहले पखवाड़े में 1 से 15 दिन और दूसरे पखवाड़े में 16 से 30 दिन। तो 21 तारीख जो आएगी दोस्तों वो दूसरे पखवाड़े में आएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ आर्द्र भूमि झील दी गई हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, तो इन्हें मिलाना है। तो होकेरा आर्द्र भूमि जो है वो जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। और जो दूसरा है दोस्तों रेणुका आर्द्र भूमि, वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक हो गया। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, ठीक हो गया। और जो सस्थाम कोत्ता झील है दोस्तों वो केरल में है, ना कि तमिलनाडु में। तो हमारे दो युग्म जो हैं वे सही हो गए, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये कुछ ऐप हैं दोस्तों, इनके बारे में पूछा है कि इन पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप, डिजिलॉकर ऐप और दीक्षा ऐप। और ये कह रहा है दोस्तों कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफार्म पर बनाए गए हैं। कौन कौन से ओपन सोर्स? ओपन सोर्स का मतलब है दोस्तों जो मुफ्त ऐप होते हैं या सरकारी ऐप होते हैं जो मुफ्त में डाउनलोड हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों ये चारों ही जो हैं ये सरकारी ऐप हैं और चारों के चारों ओपन सोर्स हैं जो हाल में चल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है दोस्तों 32, इसका है कि वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वेब 3 क्या होता है दोस्तों? ये एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट होता है और ये अपने स्वयं के आंकड़ों पर ही नियंत्रण कर सकते हैं, ब्लॉकचेन आधारित होते हैं और किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, वेब 3। नेक्स्ट है दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सॉस के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं?
तो देखिए दोस्तों, प्रयोक्ता अंतरपराष्ट्र का वो अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भी आंकड़े बना सकते हैं। और जो इसके उदाहरण है दोस्तों, आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल सोर्स के रूप में है। तो ये तीनों ही कथन इसके सही हैं। आपने यूज किए होंगे आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल और मोबाइल डिवाइस, ये सभी सोर्स के बारे में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुचर्चित परभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी कौन सा कथन है। तो दोस्तों, ये परभाजी कक्षीय बमबारी, ये दोस्तों पृथ्वी पर जो है एक मिसाइल है दोस्तों, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके पृथ्वी के किसी लक्ष्य के ऊपर चलता है। तो ये मिसाइल दोस्तों फिलहाल रशिया के पास है। और इसका आंसर है, जो इसका प्रॉपर आंसर है वह है दोस्तों सी। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। तो ये है दोस्तों 34 का आंसर। और 35, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित कौन से एक प्रसंग में होता है। तो क्यूबिट, तो ये तो है दोस्तों क्वांटम संगणन। इसका आंसर है दोस्तों बी। क्वांटम संगणक यानी दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग। क्यूबिट शब्द का उल्लेख क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किया गया है। आंसर होगा बी। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। देखो दोस्तों, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये पहला हो गया निकट परिपथ यानी क्लोज सर्किट। दूसरा रेडियो आवर्ती अभिनिर्धारण यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और तीसरा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के स्रोत हैं दोस्तों। तो 36वें का आंसर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव परत यानी बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा अंतरोपों पर बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये जैव परत या बायोफिल्म जो होती है दांतों की सड़न की वजह से उन पर एक परत बना लेती है। तो ये तीनों ही जो इसके कथन है वे सही है दोस्तों। नेक्स्ट है 38, पर जैविकों यानी प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों, प्रजैविक यानी जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविकों में खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप में हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। तो दूसरा गलत हो गया दोस्तों, ये हमारी आहार नली में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोबायोटिक्स होता है दोस्तों, ये पाचन में सहायक होते हैं। तो तीसरा जो है प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं में पाचन में सहायक होते हैं। तो इसका हो गया दोस्तों, अगर 2 को निकाल दिया जाए तो 1 और 3 हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। ये हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट है दोस्तों 39 है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, कोविड-19 का क्वेश्चन है ये। तो भारतीय सीरम संस्थान प्लेटफार्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। देखिए दोस्तों, भारतीय सीरम संस्थान यानी
RNA, इसका प्रयोग दोस्तों अमेरिका ने किया था, भारत ने नहीं किया था। तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों। और अगर हम पहले को निकाल दे तो हमारा आंसर निकल कर आ गया दोस्तों B, 2 और 3। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। देखिए दोस्तों, सौर तूफान जो होता है वो एक चुंबकीय तूफान होता है। तो इसमें 7 कथन है दोस्तों, इनमें से पता लगाना है कि कौन से सही हैं। तो पहला है दोस्तों, GPS और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। सुनामी का इससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, क्योंकि सुनामी जो आती है वो उसका संबंध प्लेटलेट्स से है। जब प्लेटलेट्स आपस में टकराती हैं तो तब सुनामी आता है। तो अगर इसमें से हम 2 निकाल दें तो शायद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो 2 इसमें से निकाल दिया, 2 इसमें से भी निकाल दिया और 2 इसमें से भी निकाल दिया। हमारा आंसर निकल कर आ गया C। ठीक है दोस्तों, ये आंसर निकालने की टेक्निक है दोस्तों। IAS का क्वेश्चन पेपर बहुत ही हार्ड होता है और इसे समझना और आंसर निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो दोस्तों आप समझ लेना किस तरह मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ और उसको देखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर यानी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों को निगरानी करता है, क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है ये डाटा इकट्ठा करने का काम करता है दोस्तों। तो इसका हमारा जो A है ये आंसर A होगा इसमें दोस्तों। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डाटा बेस। तो आंसर हो गया इसका दोस्तों A। नेक्स्ट है दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए। द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। दूसरा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। देखिए दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी गलत हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी नहीं, ये भारत की ही है। ये इसमें जो ऊर्जा है वो भारत की एजेंसी की ही है। तो दूसरा गलत हो गया। तो अगर हम दूसरा निकाल दे दोस्तों तो शायद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा और ये हो गया हमारा B। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। ये 43 दोस्तों, यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं। समझना दोस्तों, यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए दोस्तों, गुर्दे यानी किडनी का काम होता है फिल्टर करना। तो फिल्टर करने में इसमें दोस्तों पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाटर प्यूरिफाइव यानी आर्द्रभूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह अवमर्दा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। द वाटर साइकिल इन वाटरलैंड इन्वॉल्व सरफेस राउंड सबसोइल परकोलेशन एंड इवेपोर्टेशन। तो
तो इसका दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM 2.5 का 24 घंटा मध्य से अधिक नहीं बढ़ना, PM का वार्षिक मध्य से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर 2, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। जो दोस्तों दूसरा इसका गलत हो गया, क्योंकि ओजोन प्रदूषण का प्रतिकूल मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओजोन अपना काम करेगी और मौसम अपना। तीसरा है दोस्तों, PM 10 फेफड़े के अवरोध का वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। देखिए दोस्तों, PM 2.5 तक रक्त में प्रवेश कर सकता है, लेकिन PM 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, ये फेफड़े को फाड़ कर रक्त में प्रवेश नहीं कर सकता दोस्तों। तो इसलिए अगर हम 2 और 3 को हटा दें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट है दोस्तों, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छी, देखिए दोस्तों, गुच्छी जो है एक प्रकार का कवक है, फंगस है, और यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों इसका ये शहद के छत्ते की तरह होता है, और लगभग इसकी कीमत जो होती है, गूगल पर सर्च करने पर पता लगा 36,000 रुपये किलो होती है, यानी बहुत महंगा है। तो दोस्तों इसमें पहला सही है, यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, यह भी सही है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। ये गलत है दोस्तों, वाणिज्य के रूप से खेती नहीं की जाती। अगर वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती तो ये इतना महंगा नहीं होता। तो हमारा आंसर आ गया सी, यानी 1 और 2। नेक्स्ट है दोस्तों, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट जो है ये एक फाइबर है, और इस फाइबर में इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये गलत है दोस्तों, मादक पदार्थों को, किसी भी मादक पदार्थ को रखने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। इस तो 2 हटा दें दोस्तों, 2 हटा दिया तो हमारा बी और डी तो साफ हो गया। अब 4 देखते हैं। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आसानी से निपटान किया जा सकता है। ये भी दोस्तों गलत है, आसानी से इसका निपटान नहीं किया जा सकता। ये प्रदूषित है, पॉलीथीन की तरह प्रदूषित है, तो इसका ये चौथा भी गलत हो गया। तो आंसर बचा दोस्तों ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? कौन सा पक्षी नहीं है? देखिए दोस्तों, गोल्डन फिश का नाम सुना होगा, तो ये गोल्डन महासीर है। यहाँ पे ये एक मछली है दोस्तों, बाकी जो 3 हैं ये पक्षी हैं। तो ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगीकरण पादप हैं? नाइट्रोजन यौगीकरण पादप, तो इसमें दोस्तों
नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन से हैं दोस्तों? तो इसमें पालक तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सिंग पालक नहीं करता है। तो अगर पालक अल्फाल्फा, ये ब्राज़ील में पाया जाता है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में, और ये पंपास जो अर्जेंटीना वगैरह में घास होता है तो उसमें पाया जाता है। तो इसे खाकर पशु भी बहुत ताकतवर हो जाता है। तो पहला तो है ही, और छठा बिल्कुल नहीं है। तो छठा अगर हम हटा दें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, छठा छठा छठा। हमारा आंसर निकल कर आ गया 1, 3 और 4। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायोरोक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? तो ये बायोरोक टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, ये कोरल लीव्स होती हैं, परवाल भित्ति, उनकी बहाली करती हैं, यानी जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनकी बहाली करती हैं। तो हमारा आंसर ए इसका हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? देखिए दोस्तों, मियावाकी पद्धति जो है वो जापान में है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में वनों को उगाया जाता है। तो शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सर्जन, मियावाकी पद्धति, ये जापान में प्रचलित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य, आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो देखिए दोस्तों, 1919 का जो भारतीय सरकार अधिनियम था, उसमें जो गवर्नर थे उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अगर हटा दिए जाए तो यानी 2 को हटा दो तो शायद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और यह दोस्तों 1, 3 और 4 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि जो गवर्नर था दोस्तों 1919 के समय में, उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उसमें प्रयोग नहीं आया। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? तो मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है दोस्तों। तो फणम सिक्के को कहते थे, आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था? तो दोस्तों इसमें जो है केवल रास बिहारी बोस ही गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा दोस्तों, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि पर हस्ताक्षर करे। तो दूसरा तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। ब्रिटेन के साथ संधि के लिए कोई भी उस समय प्रावधान नहीं था। तो इसमें केवल एक ही सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। यानी पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से जैन ग्रंथ है। तो परिशिष्ट पर्वन तो सबने पढ़ ही रखा है दोस्तों, तो 2 तो होगा ही होगा इसमें। और 2 के साथ हमारा है दोस्तों त्रिशिशली लक्षण महापुराण। तो 2 और 4 इसके आंसर हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है।
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ये और किस रूप में जाने गए? तो आर्यदेव जैन विद्वान गलत है दोस्तों। दिगनाक बौद्ध विद्वान ठीक है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। तो इसमें 2 युग्म हमारे बिल्कुल सही हैं, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों पहला आक्रमण इससे भी पहले हो चुका था, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में। तो पहला गलत हो गया दोस्तों। और अगर पहला गलत हुआ तो ए और सी तो हट जाएगा। अब दोस्तों तीसरा देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो ये गलत है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मंगोल आक्रमण का जिक्र नहीं आता दोस्तों। और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस समय घेरा डाल दिया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। और मंगोलपुरी भी एक नाम मंगोलपुरी बस गया था एक क्षेत्र उस समय अलाउद्दीन के काल में। तो इसका केवल 2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हा दारन कहलाते थे? तो कुल्हा दारन थे दोस्तों सैयद। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। तो दोस्तों इन्होंने जो गोदाम अपने स्थापित किए थे वे मछलीपट्टनम में किए थे। तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों। दूसरा ये सभी को पता है दोस्तों कि अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था। ये सही है दोस्तों। और अगर हम इसमें से एक को हटा दें तो आंसर अपने आप निकल कर आ गया दोस्तों। 2 और 3 बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत से क्वेश्चन है दोस्तों। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। ठीक है दोस्तों। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जन्म पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये भी ठीक है। स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये भी ठीक है। तो इसके तीनों कथन ठीक हो गए दोस्तों। नेक्स्ट है 61। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। देखिए दोस्तों, जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उससे जोखिम बढ़ता है न कि घटता है। तो तीसरा हमारा गलत हो गया। अब अगर तीसरे को हटा दिया जाए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1 और 2 यानी ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा उपपूर्व में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये सभी राज्य थोड़े थोड़े चाय उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं। तो सभी चारों राज्य यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियाँ यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। देखिए दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित नहीं होती बल्कि ये स्वतंत्र होती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं। तो पहला गलत हो गया दोस्तों। तो अगर पहला निकाल दिया जाए तो हमारा आंसर निकल कर आ गया दोस्तों बी यानी 2 और 3। नेक्स्ट है दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी
BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। ये गलत है दोस्तों, RBI का गवर्नर नहीं, इनका अपना ही प्रबंधन होता है। तो पहला गलत हो गया दोस्तों, और अगर पहला निकाल दिया जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों, आंसर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय बॉन्ड यानी दोस्तों कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। ठीक है, ये कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो हैं, ये भी दूसरा भी इसका सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये कुछ संगठन दिए हैं और पूछ रहे हैं कि भारत इनमें से किसका सदस्य है। तो दोस्तों ये तो पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल कि भारत किस किस संगठन देशों का सदस्य है। तो ये तीनों में ही भारत सदस्य है, इनमें AII में भी दोस्तों, MTCR में भी और SCO में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में रहा है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन 2 गलत है दोस्तों, क्योंकि वहाँ केवल एक ही पार्टी होती है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली नहीं है। तो 2 को अगर हम निकाल दें दोस्तों तो A और D हट गया। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा, वियतनाम का आर्थिक विकास विपणन पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। 5वां गलत है दोस्तों, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा वियतनाम में नहीं है। तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा C, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, यानी मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो RBI करता है दोस्तों, सिक्योरिटी प्रतिभूतियों को बेचकर मनी एकत्रित करता है और इस पे कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, नॉन फंजीबल टोकेन्स यानी NFT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकेन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। उनकी तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है। और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों तीनों ही सही है NFT में। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय दिए हैं और उनके राज्य दिए हैं। कितने सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। सुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, घाट प्रभा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है और मैथुन झारखंड में है।
तो कितने सुमेलित नहीं है, तो कितने नहीं है दोस्तों, तो 1 2 3, 3 सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनियों और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो कामगारों के लिए जो दोस्तों विवाद और ये सब काम करता है, तो ये श्रम ब्यूरो करता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रम ब्यूरो, यानी लेबर ब्यूरो। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कोयला नियंत्रण संगठन यानी कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीसीओ की क्या भूमिका है? तो इसे चारों अगर को कथन पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका जो चौथा है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विश्व में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं दोस्तों, तो इसमें चौथा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बचेगा ए 1 2 3। नेक्स्ट है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची दोस्तों, जिसमें अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, तो इसमें उनका एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा, यानी इसमें एक राज्य और जुड़ जाएगा। तो इसमें 73 का हो गया बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता गठबंधन धाने स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। दूसरा, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में और सन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों को समाधान करने के नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के, तो दूसरा गलत हो गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो किया गया है दोस्तों सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी यानी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि समिति यानी यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र यानी सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और उसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। नहीं, यह सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित नहीं है, यह यूनाइटेड नेशंस कैंड्रेशियल कमेटी के द्वारा स्थापित है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। पहला अगर निकाल दे तो हमारे पास ऑप्शन बचेंगे ए और सी। अब देखते हैं, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, तो ये गलत है दोस्तों। ये एक बार होती है और तो इसका दूसरा गलत हो गया। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो फिर तीसरा हमारा ऑप्शन सही बच गया दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्रुवीय कोड यानी पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्रुवीय कोड, पोलर कोड,
तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। यह ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड यानी पोलर कोड। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों के ऑब्जर्वर की स्थिति प्रदान कर सकती है। ठीक है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में ऑब्जर्वर स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यानी ये हो गया आपका तीसरा। कहाँ चला गया? परमानेंट ऑब्जर्वर। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यानी परमानेंट ऑब्जर्वर यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रह सकते हैं। दोस्तों इनका तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांवैधिक निकाय है। ठीक है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संलग्न नियामक निकाय है। ठीक। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ये गलत है दोस्तों, इसका कार्यालय कलकत्ता में है। तो 3 हटा दो दोस्तों। 3 अगर हटा दिया हमने तो 1 हमारा ठीक है, 1 के साथ हमारा 4 ठीक है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो इसमें हो गए दोस्तों 1 और 4। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग शब्द। ग्रीन वॉशिंग है दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग दोस्तों जैसे ब्रेन वॉशिंग है, इसी तरह ग्रीन वॉशिंग भी है। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद परिस्थिति अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। यानी कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को इको फ्रेंडली बताती है दोस्तों, तो ये ग्रीन वॉशिंग का ही एक रूप है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो ऊपरी बादल होते हैं दोस्तों, वे बादल जो हैं वे भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, जबकि जो निचले बादल होते हैं वे गर्म करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडी बीडी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। उत्तरी पश्चिमी केन्या में दोस्तों गूगल से सर्च करें तो पता लगा कि ये उरुग्वे में है, केन्या में नहीं है। तो पहला तो इसका गलत हो गया दोस्तों, पहला गलत हो गया। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी सूडान गृह से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। ठीक है। सोमालिया के गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो इसका 2 और 3 सही हो गया दोस्तों, सी आंसर निकल के आया है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? तो तुर्की राज्यों के संगठन के जो सदस्य हैं दोस्तों, वो इनमें अजरबैजान और उज्बेकिस्तान है। यानी आंसर 2 और 5 यानी सी। नेक्स्ट है दोस्तों, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। ये दोस्तों गुजरात में नहीं, ये राजस्थान में है दोस्तों। तो पहला तो हमारा गलत, पहला गलत। तो दोस्तों पहला हटाओ तो ए में से हट गया, सी में से हट गया। अब केवल 2 है या केवल 3 है? केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा है दोस्तों, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाशीय वोल्टेज परियोजना है।
ये दोस्तों गोवा में नहीं एमपी में है। तो दोस्तों अब हमारा आंसर बचा केवल और केवल 2, आंसर बी 85। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये 12 मील तक आ गए हम दोस्तों। सभी राज्य के चाहे तटीय भूमध्य भाग के हों, जहाजों के प्रत्येक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। ये भी ठीक है दोस्तों। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 मील से अधिक नहीं होगा जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई नापी जाती है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ तो ये 200 ही है, लेकिन और देशों में अगर ब्राज़ील में देखा तो ये 600 किलोमीटर रेंज है दोस्तों इसकी, 600। तो ये तीसरा गलत हो गया दोस्तों। तो तीसरा गलत हो गया, तो तीसरा अगर हम हटा दें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिए दोस्तों, सेंकाकू द्वीप विवाद जो है वो चीन जापान के बीच है और इसलिए इसका आंसर निकल कर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ देश हैं और उनका हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण है चाड। चाड का जो स्थानीय चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना, गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, गिनी में तख्ता पलट हो गया था दोस्तों। तीसरा है लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, बिल्कुल सही। ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन, ये भी सही है। तो सभी चारों युग्म इसमें सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश हैं तो मिलाने हैं दोस्तों, कितने युग्म सही हैं। अंतातोलिया तुर्की, बिल्कुल सही। हमारा इथोपिया, काबो डेलगाडो ये दोस्तों स्पेन में नहीं मोजाम्बिक में है। कातालोनिया इटली नहीं स्पेन में है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 2 युग्म सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण, तो देखिए दोस्तों, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, बिल्कुल सही है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। ये भी ठीक है दोस्तों। अगर उस क्षेत्र को वन्य जीव घोषित किया जाएगा तो उस पर सरकार का हक हो जाएगा। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका में उस जीव को पकड़ने या मार देने का पर्याप्त आधार है। नहीं दोस्तों, मार देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा, यानी तीसरा अगर निकाल दिए तो हम 1 और 2 सही है हमारे, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कौकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है? तो ये प्रजाति है दोस्तों चींटी, जो कौकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख हैं और उनके स्थान तो कितने सुमेलित हैं इसमें दोस्तों? ये है कि धौली कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, सही है। जौगढ़ दोस्तों उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कालसी उत्तराखंड में है, कर्नाटक में नहीं है। तो 2 युग्म मिले हैं दोस्तों, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी राजा और उनके राजवंश मिलाने हैं दोस्तों। तो नन्नुक चंदेल सबने पढ़ा होगा बार बार, ठीक है दोस्तों। जय शक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुज्जर प्रतिहार, भोज परमार, भोज के नाम के साथ ही परमार जुड़ा हुआ है दोस्तों। राष्ट्रकूट नहीं था, तो 3 युग्म हमारे इसमें सही हो गए।
नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो संगम साहित्य जो था दोस्तों, संगम कवियों का जहाँ मिलन होता था वो था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 94, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों अकबर के समय में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था। ये रामायण का ही एक ग्रंथ है। 95, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुजन की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। तो दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, क्योंकि रामानुज की मूर्ति जो स्थापित की गई थी हैदराबाद में वो ध्यान के रूप में निर्मित की गई थी, और उससे ही उसमें लिखा भी है कि ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। रामानुज के बारे में दोस्तों लिखा हुआ है कि ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। यह भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। यह 100% ठीक हो गया पहला दोस्तों। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, बिल्कुल क्या है दोस्तों, महमूद गजनवी के समय आया था ये। तीसरा, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। ये गलत हो गया दोस्तों, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन है। तो दोस्तों ये बी कोशिका और टी कोशिकाओं जो होती हैं मानव शरीर में, ये बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, और इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी हो गया। वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है 98, कथनों पर विचार करना है। प्रासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। ये प्रकृति में अस्तित्व में है दोस्तों, तो पहला तो गलत हो ही गया। कुछ धात्विक पहला अगर निकाल दे दोस्तों, यानी ए हट गया और सी हट गया। अब देखना है केवल 2 है या केवल 2 और 3 है, या केवल 3 है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के प्रासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। बिल्कुल कॉस्मेटिक्स के काम आते हैं दोस्तों, और ये मनुष्य के लिए असुरक्षित होते हैं, ये सबको पता ही है। कॉस्मेटिक्स में रसायन होते हैं तो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों इसका जो हो गया 2 और 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, डीएनए बारकोडिंग किसका उपास्थन हो सकता है। डीएनए बारकोडिंग, देखिए दोस्तों डीएनए बारकोडिंग में आयु का आकलन तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो पहला तो हट गया, पहला हट गया। अब समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, ठीक है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, ये भी है दोस्तों। तो डीएनए 2 ये काम करेगा, 2 और 3 वाले आयु का आकलन इससे नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100, ये कितनी ही बार रिपीट हो चुका विभिन्न स्टेट परीक्षाओं में, पीसीएस की परीक्षाओं में भी और वैसे भी, कि इनमें से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 4। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। ये था आईएएस प्री 2022 का क्वेश्चन पेपर। आप इसे देखना दोस्तों और अपने आंसर मिला लेना, और नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए तो इसे देखकर समझकर ज़रूर जाना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।